हेलो एवरीबॉडी। हेलो एवरीबॉडी। आप लोग कैसे हैं लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे लोग। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एकेडस्फीयर में। और आज हम आप लोग को सिखाएंगे कि बहुत ही बेहतर है कि बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपका बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है ना। कुछ मंथ ही बाकी हैं अभी। आप देख ले तो 3-4 महीने ऐसे लेकर चल रहे जाते हैं ना। तो बहुत सारे सिलेबस भी आप लोग रिकवर कर रहे हैं लोग, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से कंप्लीट कर सकें, है ना। तो बहुत आसान है। मैं इसमें आपको ऑब्जेक्टिव वाइज मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द क्लियर होता जाए। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। एकदम मस्त आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझते रहना है मैं जो जो कहूँगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। और स्टार्ट करने से पहले वही सिंपल सी बात है, आपको पसंद आए तो ज़रूर आप रुकना, लाइक कमेंट करना और कमेंट ज़रूर करना। मुझे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपसे जानकारी चाहिए, ठीक है। और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे आपकी तरह पढ़ सकें। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से पिकअप करता हूँ। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में बात करूँगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन मत नहीं लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, मैं सबसे पहले हिंदी में पढ़ता हूँ। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, वाई? If you talk in English, a horizontal magnet hanging freely in air always come to rest. क्या होगा जी? मान लो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कोई ऐसे मैग्नेट है, ठीक है। अब एयर में है तो एयर में कैसा होगा जी? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा जियोग्राफिकल जो होता है ना, जियोग्राफिकल ये होता है साउथ और नॉर्थ होता है। अब बोलोगे सर गलत बता रहे हैं ना। ये है जियोग्राफिकल मैग्नेट है, मैग्नेट। तो इसीलिए नॉर्थ जो है साउथ को अट्रैक्ट करता है, समझ गए। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा जी? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन होगा, ये सी ऑप्शन। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, चलिए ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान देना। अब सेकंड क्वेश्चन पर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग को ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई के बारे में कह रहा है। जैसे समझिए आप कि यदि एक इफ़ अ कंपास इज प्लेस नियर ए वायर, एक वायर है, ठीक है, उसके पास आप कंपास लेकर गए तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा ना, उसकी जो नीडल होगी वो क्या क्या करेगी, मतलब क्या उसका नेचर रहेगा उस टाइम। तो समझिए, अगर तार में इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रही है, अगर कंपास लेकर जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो। जैसे मान चलिए वायर है, इसके चारों ओर ऐसे मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा जी? जो वायर है ना वो डिफ्लेक्ट करेगा, मत सॉरी, जो कंपास का निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा, तब इधर उधर थोड़ा बहुत, जैसे ये है ना, मान लीजिए तो ऐसे रखा है, ओके, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ। इसका आंसर क्या होगा जी? ए होगा। इसको इरेज कर देता हूँ, बस मैं समझाने के लिए आप समझ पाए, अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी समझ पाए और फटाफट आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर। थर्ड समझिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है जी। फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है, मतलब फैराडे मेड मैनी रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरीज इंक्लूडिंग, उन्होंने बहुत सारे खोज किए थे, उनमें से कुछ पूछ रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा इन्होंने खोज किया था। मैं बहुत ही जल्दी करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ आपको 1 घंटा 2 घंटा आप यूट्यूब पर समय में, कम समय में नॉलेज भी ले पाएँ आप लोग और ऑब्जेक्टिव भी करें, है ना, साथ साथ के लिए, ठीक है। बात ज़्यादा नहीं करना, अभी सिर्फ ध्यान देना, फोकस करना है। हाँ, तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी। तो फराडे ने भी बहुत सारे डिस्कवरीज की थी। उन्होंने एक किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी किया था और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम दोनों होगा ना, बोथ ए एंड बी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है जी? इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, इलेक्ट्रिक भी होता है और मैग्नेटिक बोथ होता है। और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है टूट जाते हैं ना, ऐसे। समझ सकते हो, बेसिक मैं बता रहा हूँ ना, डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोग कमेंट करना तो डिटेल भी पढ़ाऊँगा। अब बोलना कि एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट, जो विद्युत मोटर होता है ना वो किस में परिवर्तित कर देता है? आपके घर में जो मोटर लगा हुआ रहता है, देखिए आप जब लाइट ऑन करते हैं तब मोटर चलने लगता है, मतलब आपने लाइट ऑन किया, मतलब क्या किया? विद्युत विद्युत दिया, विद्युत दिया तब मोटर क्या होता है? चलने लगता है ना।
तो विद्युत से मोटर चलने लगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दिया तो वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गया, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है ना। पी ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, पी ऑप्शन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। ये तो आप लोग का नियम है, लॉज है, आपको तो रिमेंबर करना होगा ना। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथों की तरह संकेत करती है ना। अब बायां हाथ का मतलब क्या होगा, वाम हाथ मतलब लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड रूल जैसे कि मेरा लेफ्ट ये हो गया ना, ऐसे है ना। तो बताओ इंडेक्स फिगर, मतलब इसको इंडेक्स फिगर है, किसको इंडिकेट करता है, ये करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना। तो ये तो आपको आसान है, ए ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो थ्योरी बेस होता है ना उसको आप लोग तुरंत टिक आउट कर दिया करो, कॉन्सेप्ट वाला मैं समझाऊंगा। जैसे ये कॉन्सेप्ट बेस है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग वायर व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अबव एंड बिलो द वायर। इन हिंदी, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। सिंपल ले लो, एक ऐसे तार है, अब पोल है ऊपर, ठीक है, और नीचे, ऊपर और नीचे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ऊपर और नीचे किस टाइप का। सिंपल ध्यान दो, अगर तार है तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट हो रहा है ना। तो एक होता है ऐसे कर्ल करना, एक इनवर्ड होता है, एक होता है ऐसे बाहर की तरह ना। मैं 3D में तो बता नहीं पा रहा हूँ, बाहर की तरह। तो क्या दोनों एक दूसरे को अपोजिट टाइप में रिएक्ट करते हैं। खुद सोचो, एक इनवर्ड कर रहे हैं, एक आउटवर्ड कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, अपोजिट टाइप, यानी कि विपरीत प्रकार के। ऑप्शन है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कहता है जी, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है ना। जल मतलब व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब जल एनर्जी है जो है, जल के जो विद्युत ऊर्जा है, सॉरी, वो किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है। अब ऊर्जा की बात है तो देखो, एक है रिन्यूएबल जिसको नवीकरणीय कहते हैं, एक है नॉन रिन्यूएबल जिसको अनवीकरणीय कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है जी, रीन्यूएबल जो है शॉर्ट टाइम पीरियड, मतलब छोटे समय में उसको बार बार आप यूज़ कर सकते हो ना आराम से, कभी मतलब ज़्यादातर ख़त्म ना हो पाए आपका जो भी रिसोर्स है। जैसे वाटर देख लो, आप लोग उसको यूज़ भी करते हो फिर आप वापस आ जाता है ना, तो वैसे समझ सकते हो। अब जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये बहुत साल से दफन है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, आप उतने साल बाद आपको मिल पाता है, तब ना आप यूज़ कर पाते हैं। तो क्या होगा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जैसे कि डैम है, ऊपर से पानी एकदम बहुत हाई से पानी नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेट हो रही है ना, तो ये क्या है, रीन्यूएबल है, मतलब नवीकरणीय है। 7 का ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कौन सी गैस जो है वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल सर ये है जी, ऐसे तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। 9 नंबर, ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया यहाँ से। ऐसे तो ये मिक्स्ड है, ठीक है, देख लेना अब ये कौन सा सेट दिया गया है। पित्त रस स्रावित होता है, मतलब बाइल जूस सिक्रेटेड बाई, बाइल जूस कहाँ से निकलता है, ये बाइल जूस का वर्क जैसे कि डाइजेशन में यूज़ होता है ना, वो सबको मिक्स कर देता है। देखो उतना तो डिटेल में नहीं जाना है। अब जैसे ओरल कैविटी, अब देखो दिमाग लगाओ, ओरल कैविटी ये मुख हुआ, मतलब ये जो माउथ के बारे में कह रहा है ना। लीवर, अब ये लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जो खाना जो मेन जो पचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पचता है फूड, ठीक है। स्टोमक एक पेट हो गया जिसमें सारे फूड वहाँ पे पहुँचता है, तो होगा क्या, लीवर, लीवर से जूस जो है सीक्रेट होता है, तो ऑप्शन बी। 10th का देखो, एकदम 100% क्वेश्चन का जो आंसर एकदम सटीक होगा। आप लोग इसी पे चैनल पर आपको बने रहना है, एक क्वेश्चन भी आपको गलत नहीं दिखेगा। हाँ, मैं भी कहीं अचानक से मेरी आंखें अगर इधर उधर हो जाए, नहीं होता ना, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो आप कमेंट करना, मैं सुधार लूँगा, लेकिन 100% कहता हूँ एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला है आपको, एकदम एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ ना। 10th नंबर देखो क्वेश्चन, शुद्धांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है ना। तो ये ऑप्शन देख लेना, आप पढ़ लेना, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विली लोकेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उसके अंदर विली होता है, ऐसे कुछ रचना होती है, ऐसे टाइप में, विली टाइप में, लाइक देखो ये है, मान स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ऐसे देखो, ऐसे टाइप में विली संरचना होती है, ठीक है। तो इसका काम क्या करता है, तो इसका काम है कि सिंपल सा ये इंक्रीज कर देता है, इसको मिटा देता हूँ मैं, आप लोग ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्या करता है जी, एक मिनट,
ऑप्शन सी हो जाएगा, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एरिया को बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है जो भी उसमें आते हैं ना, लाइक प्रोटीन वगैरह आ रहा है, वाटर वगैरह, जो भी इसेंशियल चीज़ें हमारे बॉडी के लिए, वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखो सबसे आसान नहीं है तो यही लग रहा है मेरे को, मुख गुहा का पिछला भाग बताओ, ये जो माउथ कैविटी है ना, इसके पीछे वाला भाग क्या होगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, जैसे किसी को याद नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एसोफेगस, ये जो ग्रास नलिका होती है, ये फूड पाइप है, क्या ये मुंह में है? क्या नहीं ना है, ये तो यहाँ पर है ना, एसोफेगस। ड्यूडेनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना? और फेरिक्स, पैनक्रियाज, ये भी डाइजेस्टिव से जो ये भी नीचे हिस्सा का पार्ट है, तो फेरिक्स होगा, फेरिक्स है ना, जो एयर में और फूड पाइप के दोनों के बीच में होता है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करता है ना, फेरिक्स। 12th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान देना, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? सिंपल है, आसान है। द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट टू सेल एंड रिमूवल ऑफ CO2 इज रिफर्ड। ऑक्सीजन आप बाहर से लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे, है ना, ऑप्शन बी। अब एक्सेलेशन, क्यों एक्सेलेशन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? एक्सेल मतलब बाहर करना, किसी चीज़ को निकाल देना, तो ये तो एक्सेल सिर्फ निकालने की बात कर रही है। इनहेलेशन मतलब अंदर लेना, ये सिर्फ अंदर की बात करिए, तो ये तो होगा ही नहीं दोनों में से। तो इसमें बोला लेना और छोड़ना दोनों की प्रक्रिया को बताइए, तो ये होगा रेस्पिरेशन, बी ऑप्शन। मैं जो टिक आउट कर रहा ना वही होगा, आप ध्यान देना। इसमें जो पहले से टिक आउट है वो कुछ गलत है कुछ सही है, उस पर ध्यान नहीं देना है। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए फटाक से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। द बेसिक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। सिंपल ध्यान दो, जो बेसिक सोर्स होता है फोटोसिंथेसिस में वो क्या होता है? कौन सा सोर्स? फोटोसिंथेसिस जो खुद जो प्लांट है अपना खुद से क्या बोलते हैं, फूड को बनाए, है ना, लाइक ऑटोट्रॉप्स जो खुद से खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ये ऑक्सीजन का सोर्स मिलता कहाँ से? अब ये थोड़ी है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ से लेने, ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं ना, तो आखिर अब इसमें CO2 तो होगा नहीं, तो क्या मालूम है ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस में बेसिक सोर्स क्या है? ऑक्सीजन मिलता कहाँ से? वो तो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस लेता है, प्रकाश से CO2 लेता है ना। तो ये क्या करता है, जब प्रकाश लाइट पड़ता है ना, CO2 लेता है, तो वाटर से जब रिएक्ट करता है ना, तो आपको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो समझिए इसमें क्या होगा जी, सी होगा, वाटर। ये क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी है ना, जो एनर्जी को लेकर चले, लाइक क्या होगा? ATP होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP होगा ना एनर्जी। 14 का ये ऑप्शन ए, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम का काम क्या है जी? जल का वहन करने के लिए, है ना, कैरिंग ऑफ वाटर, ये वाटर को कैरी करता है ना, ऑप्शन डी। 16 नंबर। प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाया जाता है? अपार्ट फ्रॉम प्लाज्मा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ब्लड। ब्लड में प्लाज्मा के अलावा भी और क्या पाया जाता है? जो प्लाज्मा 55% होता है ना ब्लड में, तो प्लाज्मा ब्लड में और क्या होता है? रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये अदर पार्ट्स होते हैं। इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। आप हिंदी में पढ़ लेना ऊपर, तो इसमें डी होगा। 17 नंबर देखो। 17 नंबर। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है बताओ? आप एक एसिड है ना, इंग्लिश से आपने नहीं लिखा है, आप समझ सकते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन व्हेन कंडक्ट्स इन क्या बोलते हैं, व्हेन कंडक्ट्स इन एसिड सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन? बिकॉज ऑफ एसिड क्या होता है? एसिड आगे बताओ, आयनाइज हो जाता है, सॉल्युबल होता है, ये क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। तब समझना, अगर अम्ल है ना, अम्ल कोई भी एसिड ले लो, अम्ल हो गया। अब मेरी बातों को सुनना, अम्ल है, एक एसिड है ना, ऐसे तो लिखूंगा तो आपको टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, मैं समझो मेरे बात को बस। जितने भी एसिड होते हैं ना, वो जल में मिलने पर आयोनाइज हो जाते हैं। क्यों आयोनाइज हो जाते हैं कि ये ऑप्शन होगा ना, क्योंकि उनके छोटे कण होते हैं ना, उनके जो प्लस माइनस पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए आयोनाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ऐसे समझो। 18 नंबर क्वेश्चन समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब गंधी सूचक क्या है जी? गंधी सूचक जो सूंघ कर पता कर सकते हैं कि उसमें स्मेल क्या आ रही है ना, एसिड है कि बेस है, ऐसे पता करते हैं। तो देखो, वेनीला है, क्लोव ऑयल है। क्लोव ऑयल लौंग जो घर में बनता है ना खाना वगैरह, तो उसमें गरम मसाले में डालते हैं, लौंग दाल, सॉरी दाल बोला, लौंग वगैरह ना।
गरम मसाले में होते हैं। तो ये लौंग हो गया, क्लॉव ऑयल हो गया, वनीला हो गया, ये तो महक के ही पता चल जाता है। तो क्या होगा, स्वीट पोटैटो जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे ख्याल से 100% सी विल बी द करेक्ट आंसर। 18 का सी। 19 नंबर, चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग? चींटी के डंग में क्या पाया जाता है? तो चींटी के डंग में होता है मेथनोइक एसिड। ये सब याद करने वाला चीज़ है, आपको याद करना है। सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट इमर्स्ड इन वाटर? निम्नलिखित में किसको जल में डुबो कर रखा जाता है? अब जल में किसको डुबा कर रखते हैं जी, है ना, बताओ। तो जो आप रिएक्टिविटी सीरीज होता है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है फास्फोरस, है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब होता है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। जैसे सोडियम को डालते हैं किरासन तेल में, किरोसिन में, इसको इसमें होता है वाइट फास्फोरस को हम लोग पानी के अंदर रखते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, एयर में आते ही तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। 21 देखो, एस में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। सिंपल ये डिफिनेशन है, द सब्सटेंस व्हिच प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज इन एन ओर आर कॉल्ड, क्या पाया जाता है? गैंग। इम्प्योरिटीज इन ओर में क्या होता है? गैंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ? इन हिंदी, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सिंपल, जो ज़्यादा रिएक्टिव है ना, सोडियम को इजिली हम लोग काट सकते हैं चाकू से, कच्चा। 22 का 8। 23 में देखते हैं फटाफट कंप्लीट, में बहुत सारा क्वेश्चन है ना, 80 क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। विच ऑफ मेटल इज मिक्सड विथ गोल्ड टू मेक एन एलॉय? एलॉय में, सॉरी, गोल्ड में क्या मिला है ताकि वो एलॉय बन जाए? आप बोलेंगे आप मिश्र धातु क्या है ना, देख रहे हो मिश्र धातु ये क्या है? मिश्र धातु जिसमें दो या दो से मतलब दो से ज़्यादा, मतलब आप कोई भी मेटल को यूज़ करो ताकि कुछ नया बना दो, है ना। जैसे गोल्ड है, गोल्ड अगर प्योर गोल्ड है तो गोल्ड की जो खासियत होती है उसको मेलिबिलिटी कर सकते हैं ना, खींच के बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, है ना, या सीट जैसे बना सकते हैं, है ना। तो देखो फेरस तो एकदम हार्ड हो गया, कठोर हो गया, उसको तो मिलाया नहीं। तो एक्चुअल में आप बोलेंगे सिल्वर हो सकता है, मैक्सिमम दिमाग सिल्वर हो जाए, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? कॉपर होगा। ये थोड़ा बहुत जो होता है कठोरतापन जो होता है, कॉपर भी थोड़ा प्रोवाइड करता है गोल्ड को, तो कॉपर और गोल्ड को मिला दोगे तो एलॉय बन जाएगा आराम से, है ना। तो बी ऑप्शन। 24 में देखो सिलिकन क्या है? सिलिकन, तो सिलिकन क्या है जी? मेटलॉइड है। मेटलॉइड मतलब उपधातु है। और भी उपधातु के नाम क्या होंगे बताओ? सिलिकन हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, और क्या होता है? जर्मेनियम हो गया ना, आर्सेनिक हो गया, एस। ये सब आप एक्स्ट्रा याद करो, मान में भी कई क्वेश्चन बदल जाए आपको, क्वेश्चन है ना, कभी ये पूछते हैं तो याद रखना। 25 क्वेश्चन, डबल सर्कुलेशन इज नॉट फाउंड इन, मतलब दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता कि दोहरा परिसंचरण तंत्र? जो हार्ट है, दोहरा मतलब क्या होना चाहिए? दो बार, मतलब दो बार ब्लड जो है हार्ट में आना चाहिए, ये होता है ना। अब देखो मनुष्य में तो होता ही है, जाहिर हाँ होता है। इसमें पूछा किस में नहीं होता? बर्ड में, हाँ बर्ड में भी होता है। टोटल 4 चेम्बर होते हैं, इसमें भी 4 चेम्बर, इसमें भी 4 चेम्बर, याद रखो ना कितना चेम्बर होता है ना। फ्रॉग में कितना होता है? 3 चेम्बर होते हैं। फिश में कितना चेम्बर होते हैं? 2 चेम्बर होते हैं, है ना। तो देखो इसमें भी टोटल ओवरऑल देखा जाए तो इसमें भी डन, है ना, 100%, मतलब डबल सर्कुलेशन ह्यूमन में होता है, बर्ड में होता है, फ्रॉग में लगभग मान सकते होता है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है ओवरऑल? देखा जाए तो फिश में नहीं होता है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन मछली में नहीं होता। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 26 में देखते हैं, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फ्रॉम वेयर डज यूरिया इंटर द ब्लड? ब्लड मतलब यूरिया कहाँ से प्रवेश करती है बताओ रक्त में? अब देखो तुम बोलोगे किडनी, बोल सकते हो ना, क्या हो गया, बोलने में क्या दिक्कत है? किडनी तो नहीं होगा। किडनी क्यों होगा जी? किडनी का काम है फिल्टर करना, है ना, फिल्टर करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना ताकि फिल्टर का हो सके, बस यही काम है किडनी का, है ना। और लंग्स का काम क्या है? लंग्स का आपको पता है O2 and CO2 का परिवहन करना ना। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सी, लिवर। ऐसे आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो। एक्चुअल में होगा इसका आंसर सी, लिवर। लीवर का हिंदी देख लो आप लोग, यकृत होगा, ठीक है। 27 क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है? अब बताओ, वेयर डज ग्लूकोज री अब्जॉर्प्शन? ग्लूकोज का मान लो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज को री एब्जॉर्ब करना है दोबारा से, कैसे होगा जी बताओ? इसलिए मैं आपके सामने हूँ ताकि फेशियल एक्सप्रेशन आपको समझा सकूँ, है ना, बार बार लिख के बताना ना पड़े। ग्लूकोज का री एब्जॉर्ब कैसे होता है? देखो ये होता है प्रॉक्सिमल कॉल्यूलर ट्यूब, इसमें क्या होता है? ए ऑप्शन में ये आपको ग्लूकोज को री एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ गया।
अब DCT ये तो आपको फैट ग्लोबुल्स में आ जाता है ना, एनलेट का इसमें कोई रोल नहीं है, तो PCT होगा आपका प्रॉक्सिमल कॉरिकुलर ट्यूब। तो 27 का ए होगा। अब देखो 28 नंबर, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने वाले के तंत्र को क्या करते हैं? बहुत सारे बॉडी में पदार्थ बनते हैं जो हानिकारक होते हैं, हमारे बॉडी से निकलना चाहते हैं, जैसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, उसको निकलना ही पड़ता है, बॉडी से निकालना ही है आप लोग को, है ना, जो यूरिया के फॉर्म में निकलता है ना। इंग्लिश में पढ़ते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ रिमूविंग हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ वेरियस रिजल्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। तो आपको इसको पता होना चाहिए, बॉडी से जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं उसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम है। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 29 क्वेश्चन करता है मेरो रज्जु के आधार से क्या होता है, बताइए आप, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। व्हाट कैन हैपन ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना बॉडी के जो पीछे वाले जो होते हैं हड्डी है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो यहाँ से कनेक्टेड है, तो उससे क्या होगा अगर हो जाता है? ग्वाइटर हो जाएगा। ग्वाइटर मतलब यहाँ पे घेंगा रोग बोलते हैं उसको, घेंगा, वो आयोडीन की कमी की होता है वजह से होता है, मतलब अगर नमक कम हो गया ना, नमक बॉडी में जो भी आयोडीन होता है उसकी कमी से आपको ग्वाइटर घेंगा, इतना बड़ा घेंगा हो जाएगा आपका। हंसी मज़ा भी लिया जाता है कभी कभी। डायबिटीज़ क्या थी, जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, मतलब इंसुलिन की कमी होने के कारण डायबिटीज़ होता है। आप लोग याद रखिए ये आयोडीन की कमी से होता है ना। लिखना ज़रूरी है क्या? आप लोग मैं बता दे रहा हूँ ना, इसलिए टाइम वेस्ट होगा ना, तुरंत बढ़ते रहो, फास्ट थोड़ा बताओ। ड्वार्फिज्म, ये जो एक बौनापन होता है, जो लोग का हाइट नहीं बढ़ पाता, मतलब 4 फुट से नीचे को बौनापन कहा जाता है। क्यों होता है ये तो आप लोगों को पता है, ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से, हार्मोन की कमी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड आप पढ़ लेना, ग्रोथ हार्मोन में होता है, उसकी वजह से होता है। इससे वजह से क्या होता है कि पैरालिसिस होता है। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, लकवा मार देता है, इंसान देखो उठ नहीं पाता है। 30 नंबर देखो, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपको पता होना चाहिए लीवर होता है, एक सबसे बड़ा ग्रंथि 1.5 किलो का होता है लीवर। 30 का ऑप्शन बी। 31 कहता है पादप हार्मोन कहलाते हैं, बताओ पादप हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन की बात कर रहे हैं। तुरंत देखा नहीं कि फेरोमोन मार दिया, एंजाइम मार दिया, ऐसे थोड़े होता है। फेरोमोन क्या होता है, जब कोई एनिमल होता है ना, किसी एनिमल से बात करता है, कम्युनिकेशंस एक तरह का क्रिया है, कम्युनिकेट करना है, मतलब थॉट्स जनरेट करते हैं अपने एक दूसरे बात, जैसे इंसान बात करता है ना वैसे जानवरों बात करते हैं, उसको जो फेरोमोन बोलते हैं। एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम आपको पता होना चाहिए, बस रिएक्ट मतलब स्पीड बढ़ा देता है आपको बॉडी के अंदर जो भी कार्य हो रही होगी ना वो। ओवरऑल होगा आपको फाइटो हार्मोन, ये होगा ऑप्शन बी। क्यों? देखो इसमें खुद छुपा हुआ आंसर, देखो फाइट है ना, फाइट इसका मतलब होता है प्लांट, हो गया खत्म, प्लांट हार्मोन। आसान तो था, है ना 31 का भी। बस आपको वर्ड को तोड़ना है 32 में देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स। अब लीव्स के थ्रू कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है बताओ आप? पत्तियों के द्वारा। ये अनियन है, ये पोटैटो, ये रोज़ है, सब जड़ के थ्रू आते हैं ना, ये सारे स्टीम के थ्रू है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शन क्या है? ब्रायोफाइलम, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 32 का डी। 33 देखते हैं, लेंस की फोकस दूरी, ये मैं नहीं बताने वाला, बहुत ही ईजी है, आप कमेंट करना, ठीक है, या तो देख लो, मैं बता ही दे रहा हूँ। ये जो फोकस पावर जो होता है ना, ये पावर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इसके भी 1/, फोकल लेंथ के। देखो कौन सा ऑप्शन है, देखो ये एफ है, इधर आ जाएगा तो इधर पी से मल्टीप्लाई होते ही ना ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन क्या होगा? पी हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, देखो ध्यान से, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? जो कैमरा देखते हैं ऐसे करते हैं लोग, है ना, तो रेटिना की तरह कार्य, रेटिना हुए नहीं में पढ़े होंगे, जब आईज के, जब आप कैसे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कोई इमेज देख रहा हूँ ना, तो आँख में जो रोशनी आती है वो हमारे रेटिना तक पहुँचती है, जाके वो सिग्नल देकर माइंड हमको बता पाता है कि हाँ इमेज ऐसे बनने वाली। तो कैमरा में क्या होता है? तो कैमरा में होता है फिल्म, क्या होता है जी? फिल्म। सी ऑप्शन होगा कैमरे को, है ना, ऑप्शन होता है सी। अब 35 नंबर क्वेश्चन करता है, सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी का लाइन वाइज क्वेश्चन है ये। फॉर ए हेल्थी ह्यूमन आई द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट रिस्पेक्टिवली, एक स्वस्थ मानव है ना, उसके निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्या होते हैं, मतलब कितना दूर तक वो लगभग देख सकता है, एक बताया गया मेजर करके। तो मिनिमम की बात करते हैं 25 सेंटीमीटर, है ना, तो ये सारे ऑप्शन दिया। और दूर तो भाई कहीं पे भी देख लेंगे। अब आसमान में ऊपर देखो, रात में चल रहे ना, सितारा आसमान सब दिख रहा है, इन्फिनिटी, है ना, 25 से ना इन्फिनिटी। तो ओवरऑल 35 का ऑप्शन सी हो गया। देखो बच्चा इसमें ए मारा है, बताओ। और 25 सेंटीमीटर आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया।
36 ये भी क्वेश्चन आपको पता है, टू एन एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द मून द स्काई अपीयर्स टू बी। अब एक एस्ट्रोनॉट है ना, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री, देखो ये 36 चंद्रमा पर तुमको खड़ा कर दिया जाए, अब तुम देखोगे चारों तरफ ऊपर ना। अब ये नहीं बोला है कि आपको पृथ्वी को देखना है, ये नहीं बोला आपको पृथ्वी पे अपीयर्स हो रहा है, आपको बस ये बोला है कि बस आपको वहाँ पे खड़े हो, आप ऊपर देख रहे हो, कैसा प्रतीत होगा आपको? तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कैसा होगा, सब कुछ ब्लैक दिखेगा है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? ब्लैक। बहुत सारे लोग ब्लू मार देते हैं, तो ब्लैक होगा, काला। द डिक्रीज एकोमोडेटिव एबिलिटी, ये सब लोग उम्र के साथ साथ एकोमोडेटिव एबिलिटी कम होती है आपकी, ये हो गया तुम्हारा प्रेस बाय हो गया, आपको पता होगा। तुम ज़रा दृष्टिदोष होगा, हिंदी में लिखा होगा ना, ऑप्शन बी। 38 क्वेश्चन, द यूनिटी ऑफ रेसिस्टिविटी इन अ कंडक्टर। अब रेसिस्टिविटी तो पढ़ाने नहीं जाऊँगा ना, तब इसका आपका होता है ओम मीटर। देखो बच्चे ने सी मारा है, ऑप्शन ए होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा बहुत टफ पड़ेगा मेरे ख्याल से। देखो हाउ मेनी कैलोरीज आर देयर इन 1 जूल, एक जूल में कितना कैलोरी होता है? तो मुझे तो भाई याद है यार, एक जूल में जो होता है ना वो होता है 4.182 कैलोरी। अब इसको इधर लेकर जाओ और डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर उल्टा पूछा, देख रहे हो दिमाग, तो इसका होगा 0.23। ऑप्शन ये याद कर लेना आप लोग। विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? सिंपल यार, टंगस्टन। क्या क्वेश्चन है बताओ, 40 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है? टंगस्टन का बना होता है। सी 2041 है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। जो किशोरावस्था जो होता है ना, बच्चे जो बड़े होने लगते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है? सिंपल आपको पता है, प्यूबर्टी का परिवर्तन है ना, प्यूबर्टी, बहुत सारे चेंजेस देखने लगते हैं कि ये लड़का है कि लड़की है ना। बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, बस ध्यान दो, सब पढ़ाई में फोकस करो। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेजर यूज्ड इन फैमिली प्लानिंग। बताओ कि कौन सा मेथड परिवार योजना संदर्भ में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? एक है डायफ्राम है, कॉन्डम है, कॉपर टी एंड लूप है, बताओ। तो तीनों का यूज़ होता है, ऑल ऑफ दिस। अब डिटेल में नहीं बताऊंगा, अभी समझ लो तीनों का यूज़ होता है आप लोग फैमिली प्लानिंग वगैरह में। अब 43 बोला है एटाविज्म का अर्थ क्या होता है? बस इसको समझ लो, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एटाविज्म। ये इनहेरिटेंस की बात कर रहा है ना, जो एंसेस्ट्रल, जो शुरू से पुराने ज़माने से जो भी चले आ रहे हैं वो इसके बाद। तो इसका ऑप्शन बस पेरेंट्स में नहीं होता है ना, विच आर नॉट इन पेरेंट्स, विच आर कम फ्रॉम द एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब संतति में पूर्वजों के गुणों का आना। ऑप्शन सी याद करें, डिटेल नहीं पढ़ाने जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहो तो कमेंट कर लेना। किसी जीव की जीवी संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है? जीवी संरचना, है ना। द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं, देखो हेरिडेटरी होगा। अभी मैंने फेनोटाइप उस वक्त बताया था, फेनोटाइप का मतलब जो जानवर एक दूसरे से बात करते हैं, बस। जीनोटाइप ये जीन से रिलेटेड है ना। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ स्पेसिस, कितने सारे स्पेसिस हैं मौजूद, डाइवर्स फैले हुए हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब मैंने बारे में बता दिया, मैंने एक लाइन। 45 बोल रहा है प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है जी बताओ? द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाई नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन से बताओ क्या कहलाएगा? मेंडलिज्म है, लामार्किज्म है, माइक्रो डेवलपमेंट है, डार्विनिज्म है, या डार्विनवाद है? डार्विनवाद। तो क्या होगा जी? डार्विन। ये सब साइंटिस्ट के बारे में तुमको पता होना चाहिए। द केमिकल विच शोज बायो मैग्निफिकेशन, सिंपल है यार, ये सब तो इसको तो तुम क्या ही बताओ ना, एलिमिनेट करके बनाओ ना। CFC किस में हो जाता है? ये निकलता है गैस और रेफ्रिजरेंट, जो कूलिंग एजेंट होता है ना, वहाँ से निकलता है। जैसे फ्रिज है, AC है, ये वगैरह से निकलता है। ATP जो तो करेंसी अभी पढ़ा तुमने, ATP है ना, एनर्जी स्टोर करता है वो। ये क्या होता है? ये इसी से बस थोड़ा कम एनर्जी। ओवरऑल ये तुम्हारा होगा DDT, जो फैट ग्लोब्यूल्स में यूज़ होता है, फैट वगैरह बनाने में उसको बायो मैग्नीफाई करता है, उसको बड़ा करता है, ऐसा समझो। ऑप्शन डी। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी जो एकदम शुरुआत किससे होता है बताओ? वेजिटेरियन, जो घास फूस खाते हैं, शाकाहारी। ठीक है, ऑप्शन डी। 47 का क्या होगा? डी होगा। 48 बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। CFC का व्यापक उपयोग होता है, क्या होता है ये बताओ? CFC इज वाइडली यूज, अभी मैंने बताया CFC जो कूलिंग एजेंट के थ्रू निकलते। कूल किस में होता है बताना? कूल ठंडा वगैरह, रेफ्रिजरेंट फ्रिज, ठीक है, जेट इंजन, ठीक है, एयर कंडीशनर, ठीक है भाई, एयर कंडीशनर भी होता है, रेफ्रिजरेंट भी होता है। ओवरऑल देखा जाए तो ऑल ऑफ दिस, जब ये इसमें होता है इसमें, तो इसमें क्यों नहीं होगा भाई? दो ही ऑप्शन, बहुत एंड भी दिया नहीं है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन डी।
ब्यूटेन के कितने समवायी संभव है? अब आइसोमर, आइसोमर का मतलब क्या है? एक फार्मूला का सेम स्ट्रक्चर, मतलब फार्मूला देना उसको सेम स्ट्रक्चर बनना, कितने सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं एक फार्मूला से? इस ब्यूटेन का मतलब होता है 4, अगर उसको सॉल्व करोगे ना तो आपका 2 स्ट्रक्चर बनेगा। 49 का ये, हम लोग 15 तक पहुंच गए लोग, आराम आराम से, आराम आराम से, है ना। सॉरी, मीथेन के अणु का आकार होता है, मीथेन मीथेन होता है ना, जो CH4 मीथेन होता है, उसका आकार कैसा होता है? मीथेन में देखो सी के पास कितना है हाइड्रोजन, एच 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 एच, टोटल 4 है ना, क्योंकि वैलेंसी कितना होता है 4 होता है, जाहिर सी बात है 4 होगा ना। तो इसका मतलब इसका बनता है सम चतुष्फलकीय फलकीय टेट्रावैलेंट बनता है, टेट्राहेड्रल बनता है, सॉरी टेट्राहेड्रल। आप इसका पढ़ोगे, आप 11 में इसको पूरा डिटेल पढ़ोगे, आपको एंगल वगैरह भी मेजर होता है इसमें। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बताओ कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? कार्बन का पहले इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होता है तुम लोग पता होना चाहिए, कितना होता है जी? बताओ, कौन बताएगा फटाक से? 6 होता है। 6 होता है, जिसको फिल करो। पहले में 2 शेलो पुट हो गया, दूसरा में 4, टोटल 4 तो 6 है। और कितना चाहिए इसको ताकि ये ऑक्टल में आ जाए? टोटल और 4 चाहिए ना, तो 4 हो गया, ये ले लो 4, डी ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन है। बैलेंस की मतलब अपने आप आकर जो भी बाहर से जितना इलेक्ट्रॉन बचा है अगर अपने आप को स्टेबल कर दे, बस इतना ही समझ जाओ, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? पास होना है ना कि टॉप करना है, दोनों होना है, तो बस तैयारी करते रहो साथ में। निम्नलिखित में कौन सा अंतरिम हाइड्रोकार्बन है? विच ऑफ द फॉलोइंग सैचुरेटेड? सैचुरेटेड सिंपल समझना, सैचुरेटेड एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें सिंगल कार्बन हो, अनसैचुरेटेड में इसमें डबल हो, ट्रिपल हो, है ना, मतलब बॉन्ड समझो, एक सिंगल बॉन्ड उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड किसमें होता है जी? एल्केन में होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक अनसैचुरेटेड होता है तो एल्कीन भी होगा और एल्काइन भी। देखो ये गलती है, इसमें एल छूट गया, ऑप्शन ए होगा 52 का। 53 में देखो आयुपैक नेम पूछा है, एथाइलिन। देखो लीन है ना, ई एन ई किस में होता है? डबल बॉन्ड में। तो देखो ई एन इसमें भी दिया है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा सी 53 का। बस पैटर्न समझो, पैटर्न से ही हम लोग खेल खेल रहे लोग। मेडलिफ का आवाज सारणी की एक कमी क्या थी? बताओ जी, मेडलिफ ने क्या कमी थी? भाई मैं बहुत सारे डोरेनिया ट्राइड्स वगैरह थे, मेडलिफ थे सब, कमी तो यही थी यार, हाइड्रोजन को फिक्स नहीं कर पाए थे। सबको पता होगा हाइड्रोजन वगैरह को, हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए थे, बस यही। अष्टक बताओ, लो दे दिया। अब कौन दिया था जी? ऑक्टेव का नियम, अष्टक का नियम बताओ। अब मेंडलिक, ये मेंडलिक की तो बात छोड़ दो, है ना। डोरेनिया ट्राइड्स दिए थे, न्यूलैंड दिए थे, न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक का नियम। ये क्वेश्चन फॉर्म बताया, देखो सब ने छोड़ दिया, इसमें कोई टिके नहीं लगाया। बहुत आसान है क्वेश्चन, देखो ना। मुझे तो फॉलोइंग अमाउंट वुड बी द मोस्ट बेसिक, देखो मैं कैसे तुम लोग बताने वाला हूँ। अधिक क्षारकीय बताना है, देखो कैसे। अब देखो क्षारक कौन बनता है ये बताना थोड़ा। जो मेटल जो है वो ऑक्साइड बना ले, वो क्षारक कहलाता है। अब इसमें मेटल मेटल दोनों कौन है? मेटल देखो सल्फर, या सल्फर तो नॉन मेटल होता है, मुझे पता है, हटाओ उसको। नाइट्रोजन ये भी नॉन मेटल होता है, पीरियोडिक टेबल थोड़ा भी तो पढ़े होगे ना, ये भी नॉन मेटल होता है। बचा तुम्हारा सोडियम और एल्युमिनियम, जिसमें यम आ गया ना, यम, एल्युमिनियम, सोडियम। अब बोलोगे जिंक, देखो यम जिस पे आ गया इतना तो पहले समझ जाओ, उसको छोड़ दो, थोड़ा बहुत तो समझो ना, कम से कम काम निकल जाए तुम्हारा। तो सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब में यम आ रहा है तो समझ लो मेटल है। देखो सोडियम भी मेटल, एल्युमिनियम मेटल। अब तुम बोलोगे तो ये तो दोनों आंसर होगा, अब दोनों का आंसर कैसे करोगे? इसमें मोस्ट पूछा है तो कैसे समझे? जब टेबल पढ़ोगे ना तो ऊपर से नीचे जाओगे ना, तब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब बताओ जी। तो मेटल की कैरेक्टर और बढ़ता है, बेसिक बढ़ने लगेगा। और लेफ्ट टू ऐसे राइट जाकर जाएगा, और इधर क्या है? नॉन मेटल है ना, है ना। तो क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर घटने लगेगा, मतलब बेसिक नेचर घटने लगेगा, एसिडिक बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहले आता है सोडियम, सोडियम इस लाइन में है ना, फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप में। फिर सेकंड ग्रुप में आता है एल्युमिनियम, फिर थर्ड ग्रुप में आता है बेटा मैंग कार स्कूटर पर आप रख, ऐसे आपको याद होगा। तो ऐसे जा रहा है ऐसे, तो सबसे पहले सोडियम आ रहा है, तो यानी कि यही होगा बेसिक सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये होगा ना। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग होगा बी ऑप्शन, ठीक है। 56 का बी। 57 में चलते हैं, फटाफट कंप्लीट करेंगे हम लोग। अ ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड, ये देखो बहुत लोगों ने ए एंड बी मारा है। ग्रुप ऑफ रेज, रेज क्या होता है? सूर्य से इतने सारे रेज आ रहे, देखो इतने सारे, बहुत सारी रेज आ रही, बहुत सारे रेज, ये ग्रुप का रेज है। एक नाम होता है ना, जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स मतलब अंगूर है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा, एक नाम दे दिया गया बंच ऑफ ग्रेप्स। अब देखो बहुत सारे रेज आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं लाइट बीम बोलते हैं। अब बोले रे बीम का,
रे बीम कैसे हम कह सकते हैं? रे का मतलब एक रे, तो क्या समझ में आया? रे किरण पुंज, तो इसका आंसर होगा लाइट बीम। अब तो चाहना तो इसको वेरीफाई करना, लेकिन मेरे ख्याल से अगर समझ में अगर एनालिटिकली सोचा जाए तो लाइट बीम आना चाहिए। 58 द लाइट रेज ट्रेवल, लाइट कहाँ से ट्रेवल मतलब ट्रेवल कैसे करता है? प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन एकदम सीधा। अंतरिक्ष में बाहर चल लो, वहाँ पे कुछ है? वैक्यूम है, मीडियम तो है नहीं, मीडियम क्या है, वैक्यूम है, कोई ऑक्सीजन वगैरह है नहीं, गैस, बस आराम से एकदम सीधा मूव करता है। तब ना अगर हम लोग के एटमॉस्फेयर में आकर मिलता है तो इसमें बहुत सारे गैसेस वगैरह पाए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, घर बना रहा था, देख रहे हो? शिट, तब समझ गए ना आप लोग। 59 नंबर क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करते हैं, सॉरी फॉर डिले। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? विच टाइप ऑफ मिरर इज कनकेव मिरर? कनकेव मिरर देखो, कनकेव इज द कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बोलो या कन्वर्जिंग बोलो। देखो ये है तुम्हारा कनकेव मिरर, ऐसे दे दिए तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे लाइट आता है ना तो ये टकरा के ऐसे आता है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, अरे चल रहे यार, ऐसे जाएगा, ये यहाँ से टकराएगा मिरर से, ऐसे आएगा, इधर ही आ रहा है ना, कन्वर्ज होता है सारा चीज़, या ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये गलत है, थोड़ा सा इधर बाहर चला गया ना मिरर, उतना मत देखो, मतलब कन्वर्ज हो रहा है, लाइट्स ऐसे आकर मिल रहा है, इसको कन्वर्ज बोलते हैं। और डाइवर्जन ऐसे आएगा, ऐसे भाग जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे भाग जाएगा, ये डाइवर्ज हो गया, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, अवतल दर्पण को, तो बी ऑप्शन है ना। 60 नंबर, कार की हेडलाइट, क्या बताऊँ मैं इसको? कार के हेडलाइट में क्या होता है? अवतल दर्पण का यूज़ होता है, तब कॉनकेव मिरर का हेडलाइट ऑफ द कार। अब देखो, द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है? किसी ने पढ़ा नहीं होगा फोकल लेंथ, है ना? फोकल लेंथ बताओ, फोकस लेंथ और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। क्या होता है जी? अब कैसे बोलूँ कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव? एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है ना, जो भी जो भी फोकस होती है या तुम इमेज डिस्टेंस मान लो, उस सब मिरर के पहले होता है, तो फोकस भी पहले ना, फोकल लेंथ भी पहले है, मिरर के पहले है, इसका मतलब वो नेगेटिव होगा। देखो ये है, यहाँ पे फोकल लेंथ है, ठीक है, मिरर के पहले है तो नेगेटिव होगा, ये क्या होगा जी? नेगेटिव। यही कन्वेक्स में देखो तो वो क्या होता है? मिरर के पीछे बनता है ना, मिरर के पीछे, तो मिरर के पीछे है तो पॉजिटिव होगा। तो कन्वेक्स की बात है तो पॉजिटिव, कॉनकेव की बात है तो नेगेटिव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन बोलता है विच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज स्मॉलर देन इमेज? कौन सा मिरर है जी बताना, जो हमेशा की बात, हाँ हमेशा की बात कर, देखो ये देख रहे हो, ये बच्चे बहुत तेज होते हैं, फटाफट भागते हैं, हमेशा की बात कर रहा है तो हमेशा कॉन्वेक्स में एकदम छोटा बनता है प्रतिबिंब, तो कॉन्वेक्स में होता है, कॉन्वेक्स, सी ऑप्शन। एक यूनिट का देखो कनकेव में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, सीधा भी बनता है, तो उसमें बहुत सारे वेराइटीज़ है, तो कॉन्वेक्स होगा। 63 नंबर क्वेश्चन करता है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसमें बहुत सारे बच्चे ने गलती की है, एयर एज कम्पेयर टू वैक्यूम। ये देखो, एयर का कंपेयर करा वैक्यूम के, ना कि वैक्यूम का कंपेयर करा एयर, ये दोनों में अंतर है। एयर का कंपेयर वैक्यूम में, तो जाहिर सी बात है, तुम समझना, वैक्यूम का एकदम खाली, कुछ नहीं होना चाहिए, गैसेस वगैरह भी नहीं होना चाहिए, जैसे पृथ्वी के बाहर चल रहा है अंतरिक्ष, गैसेस वगैरह कुछ नहीं, एकदम सिंपल खाली है डब्बा, कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एकदम कोई चीज़ आ रही तो एकदम तेज रफ्तार में निकलेगी। जैसे तुमको खाली रोड में रख दे, खड़ा कर दे, बोले दौड़ना, दौड़ो तो एकदम बहुत फटाफट दौड़ने लगोगे। वही बोले कि चलो सब्जी मंडी में चले जाओ या कहीं भीड़ में दौड़ो तो धीरे धीरे दौड़ोगे ना, तो जल्दी नहीं पहुँच पाओगे। इसका मतलब क्या करना चाहिए? एयर है, एयर में तो बहुत सारे पार्टिकल मौजूद है, और वैक्यूम में तो एकदम खाली, तो क्या होगा? उससे कम ही होगा ना, यानी कि लेस होगा, ये ऑप्शन। 64 नंबर क्वेश्चन होता है विच फेनोमेनन एग्जिबिटेड बाय लाइट इन डेमोन्स्ट्रेटेड इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? तारों का टिमटिमाना, ये तो पता होगा आपका, अपवर्तन होता है, एटमॉस्फेरिक होता है, इसमें एटमॉस्फेयर नहीं दिया है, याद रखना, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। 65 क्वेश्चन बोला है, ये पता नहीं हिंदी में क्या लिखा है, इन विच स्टेट द कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? कहाँ है जी लोकेटेड? कल्पक्कम से ही आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु। जैसे इस टाइप का वर्ड यूज़ होता है, आपको पता है ना, तमिलनाडु, साउथ सदर्न स्टेट में अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर्स होता है, तो उसी अकॉर्डिंग आप मिला सकते हैं, तमिलनाडु आंसर होगा इसका। ऑप्शन बी, मेन कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक एलपीजी का जो घटक होता है, अवयव होता है, वो क्या होता है जी? ब्यूटेन होता है। जो किसी ने मीथेन मारा है, वाह पागल है, ब्यूटेन। अगर
अगर क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें तब होगा मीथेन। एलपीजी है, इसमें क्या होगा, ब्यूटेन। ऊर्जा के दो अनविकरणीय स्रोत हैं, ये देखो फटाक से, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा जी, नॉन रिन्यूएबल, जो बहुत सालों मिलियंस ऑफ ईयर से है उसको अब यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कम ही होगा ना। तो वो बहुत साल की बात, रिन्यूएबल में तो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब नॉन रिन्यूएबल की बात कर रहा है तो देखो, तो कोल एंड पेट्रोलियम होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज ए रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बताओ ना। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक भी है और ऑक्सीडेशन भी है, ऑक्सीडाइज होना, ऑक्सीजन अंदर लेते हो बाहर से है ना, ऑक्सीडेशन होगा। 69 नंबर, कंपाउंड फॉर्म्ड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंजेशन, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं वैद्युत संयोजी बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं, समझ गए आप। देखो 70 नंबर क्वेश्चन ये देख लेना, इसमें से पूछा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण, अपघटन पूछ रहा है, देखते हैं इंग्लिश में। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन कोई एक चीज़ है उसको तोड़ दो, बहुत सारी चीज़ें, खिलाना ना मारो हथौड़ी से, हैमर से टूट जाएगा, बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा, ऐसा मत करना। वैसे आप ध्यान देना, देखो यहाँ पे दो चीज़ है, एक चीज़ बना रहा है भाई, ये तो नहीं होगा, हटाओ। मैंने बोला एक चीज़ को बहुत सारे तोड़ना है, एक चीज़ को कन्वर्ट, देखो एक से एक ही बनना है, हटाओ इसको, दो चीज़ें दो चीज़, हटाओ इसको, एक चीज़ है इसमें दो चीज़ टूट के दो चीज़ बन गया, यानी कि यही ऑप्शन होगा। ऐसे एनालाइज करो, आराम से एलिमिनेट करो, बनाते जाओ, ऐसे भी होता है कभी कभी, नहीं आता है तो बस मतलब याद रखना। ये तो भाई नहीं बताऊँगा मैं, टार्टरिक एसिड किस में होता है, फिर भी बता ही देता हूँ, टैमरिंड में, इमली में होता है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सॉल्व करते रहो मेरे साथ, नंबर बहुत अच्छा आएगा तुम लोग का। ऑरेंज में कैसा होता है, ऑरेंज में आप लोग को बताना मेरे को, ऑरेंज का, टोमेटो का, विनेगर का, तीनों को बताना है ना। टोमेटो को बता रहा हूँ मैं, ऑक्जेलिक एसिड। बाकी आप दोनों कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा, लेकिन बताना है 100%। और भी कुछ डाउट हो रहा हो या कौन सा ईयर का पूछना है, सब आएगा डे टू डे, आप बस एक्टिव हो जाओ, आप भी, हम भी एक्टिव हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ स्लेक्ट लाइन, केमिस्ट्री के देखो पूरा बुक वाइज उठा दिया, ये बुक का क्वेश्चन है, पूरा एनसीईआरटी लाइन वाइज है, बूझे हुए चूने को रासायनिक नाम क्या है, स्लैक लाइन, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल्ड वाइज, मैं बोल रहा हूँ ना, सुनते रहिएगा। मैग्नीशियम इज ए मेंबर ऑफ विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, आसान है इसका बताओ, ग्रुप 1, ग्रुप 2, आप पीरियोडिक टेबल खोल के देख लेना, ओपन करना, देख लेना। 74 नंबर क्वेश्चन क्या करें, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल, कितना पीरियड्स होते हैं, टोटल पीरियड्स 7 होते हैं, और ग्रुप की बात करें तो 8 होते हैं, ग्रुप की बात करें तो 18 होते हैं। ये देखो आवर्त है ना, आवर्त 7 होते हैं, अब ग्रुप की बात करें तो 18 होते हैं। जी फॉर ग्रुप, ग्रुप की बात करें तो कितना होता है जी, 18। अब पी फॉर बताओ जी, पी फॉर पीरियड, पीरियड की बात करें तो कितना होता है जी, 7। चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशियंट मेथड ऑफ वाटर, जो पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही फास्ट बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप लोग हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है, कौन नहीं है, जो कट्टा है, पुल है, डगवेल है, इरिश है, अब इसमें से बताना है। हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, जो पानी का यूज़ करना है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो, जैसे बारिश आ रही है, आपने कुआं बना दिया, आराम से पानी उसमें रिजर्व हो जा रहा है, बाद में आप उसे यूज़ कर रहे हैं, बस इसी को समझ जाओ। कट्टा है, कर्नाटका में बनाया गया एक डैम वगैरह, तो ये तो नहीं होगा भाई, पुल भी नहीं होगा, डगवेल आराम से कुआं है, पहले ज़माना सब कुछ यूज़ होता था, ये नहीं होगा, इरिश ना, ये सब इसका प्राचीन में नाम ही नहीं है, इसको हटाओ, डी। 76 बोल रहा है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ टिहरी डैम, डैम बनता है क्यों है यार, लैंड इरीगेशन के लिए, इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, जल आपूर्ति के लिए, ऑल ऑफ दीज, डी। 77 विच आर द फॉलोइंग आर रिन्यूएबल सोर्सेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, नवीकरणीय संसाधन, ये तो बता दिए मैंने। देखो कोल पेट्रोलियम बहुत ही लंबे समय के बाद हम लोग को मिलता है, फॉरेस्ट आसानी से मिल जाता है, पेड़ लगाओ यार, कट रहा है फिर लगा दो, बी शॉर्ट टाइम पीरियड, इसमें लाख करोड़ साल थोड़े लगता है। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, बायोगैस कौन बताएगा हमको जी, कौन बताएगा बताओ, तो बायोगैस का होगा मीथेन, डी। पेप्टिक अल्सर कैन बी कॉज्ड बाय, ये हमको आप लोग छोड़ो मैं ही बताता हूँ, पेप्टिक अल्सर
ईटिंग पेप्टिक अल्सर क्या है, एक तरह का कह सकती हो बैक्टीरियल वगैरह, मतलब पेट में जो होता है, स्टमक में जो होता है, एचसीएल जब ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है तो उसमें एकदम इरिटेशन होने मौजूद होने लगती है, इरिटेशन, है ना, जो म्यूकस लेयर होता है ना पेट स्टमक में, तो लेयर अगर ख़राब हो जाए, कुछ भी हो, बैक्टीरियल इश्यूज़ वगैरह हो जाए, तो वो पेप्टिक अल्सर कहलाता है उसको, देखा जाए। क्या कम खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा? कभी कभी देखते हो मम्मी मारने लगती है तो तुम लोग खाना छोड़ देते हो, तो थोड़ी ना होगा, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल खाना ऐसे खाते हैं तो थोड़े ना पेप्टिक अल्सर बीमारी हो जाता है, नहीं। बहुत लंबे समय के लिए भूख मरी, एकदम भूखी हो तो फिर भी नहीं होगा। लोग तो कितने साल भूखे रह जाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। तो इसका होगा नन ऑफ दिस। ये एक बैक्टीरियल इश्यूज है ना, बैक्टीरियल वगैरह अगर आता है तब होता है इसका आंसर, तो इसका ऑप्शन डी होगा, आप चाहो तो देख लेना। बाकी ये सब्जेक्टिव है, मैं बाद में करूँगा बात वगैरह। लास्ट जाने से पहले यही कहूँगा, आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ये आपकी मर्ज़ी, करना है तो करो, नहीं करना है तो फिर भी कर ही लो, मुस्कुराते रहो। लेकिन कोशिश ये करना है कि आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है। ऐसे बहुत सारा पीवा की सीरीज़ है, आप लोगों को मतलब आने से, मतलब बोर्ड के पेपर आने से पहले बहुत सारा कंप्लीट करा देना एकदम टॉपिक वाइज, और अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा आप लोग का ना। इससे क्या होगा, आप लोग को अभी ये नहीं कि साइंस है मैथ्स है, बहुत जल्दी बस आप सीरीज़ मेरे साथ अटैम्प्ट करते रहिए, साथ में चलिए मेरे ना। हाथ में बढ़ा रहा हूँ, आप मेरा हाथ पकड़िए, साथ में चलते रहिए। ऐसे साइंस है, सोशल साइंस है, सारा एक साथ कंप्लीट होगा। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विथ यू हियर, ठीक है। तो कहते हैं नेक्स्ट डे फॉर न्यू चैप्टर। चलो बाय।